हेलो दोस्तों, मैं हूं NNK रोशन और मिशन गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब तक हम लोगों ने 2-3 लेसन में परसेंटेज और उसके कंसेप्ट्स के बारे में सीखा। तो यहाँ पे मैंने लगभग 11 क्वेश्चन लिख रखे हैं और असल में वो 11 क्वेश्चन उसे आप मत मान के चलिए, वो 11 क्वेश्चन 30-40 क्वेश्चंस के बराबर हैं। तो मैं इन्हीं क्वेश्चंस में और ऐड कर करके आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। और कुछ क्वेश्चन को तो मैंने पूरा भी नहीं लिखा है, तो उसके पहले लिखा उसी को दोबारा जब रिपीट किया गया है क्वेश्चन को, सेम पैटर्न को, तो पूरा नहीं लिखा है मैंने। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि परसेंटेज में किस किस तरह के क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। सॉल्यूशन में यहाँ पे नीचे लिखूंगा। हर एक चीज़ को ध्यान से आप सीखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि परसेंटेज बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आप इसे क्वेश्चन बनाने के लिहाज से नहीं समझिएगा, आप कंसेप्ट को सीखने की कोशिश कीजिएगा कि आप किसी भी तरह का कंसेप्चुअल क्वेश्चन अगर परसेंटेज से आता है तो आप उसे सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, राम की आय मोहन की आय से 20% अधिक है, तो मोहन की आय श्याम की आय से कितना प्रतिशत कम है। सेकेंड क्वेश्चन में भी आप देख लीजिए, डीजल का दाम पेट्रोल के दाम से 16.2/3% कम है, तो पेट्रोल का दाम डीजल के दाम से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये जो क्वेश्चन है, एक को प्रतिशत में दूसरे से अधिक बता के पहले को फिर दूसरे से कम पूछेगा, ये एक पैटर्न है। तो इसका तरीका क्या है कि अगर आप देख लीजिए अच्छे से, अगर परसेंटेज वैल्यू बिल्कुल 20%, 25% इस तरह का रहे, जिसका आप 100 में बहुत आसानी से लिख सकते हैं, तो आप 100 में ही सॉल्व कीजिए। जैसे देखिए, राम की आय मोहन की आय से 20% अधिक है, तो मैं यहाँ पे राम की आय लिखता हूँ और यहाँ पे मोहन की आय। तो राम की आय अधिक है या मोहन की आय, तो आप कहेंगे मोहन की आय से 20% अधिक है, मतलब राम की आय अधिक है। तो हम मोहन की आय को 100 एज्यूम कर लेंगे और राम की आय कितना अधिक है, 20%। तो 100 का 20% कितना होता है, तो 20, उतना अधिक है। इसका मतलब राम का 120 रहा होगा। तो अब आपसे पूछ रहा है कि मोहन की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो जाहिर सी बात है कि अब मोहन की आय राम की आय से कम हो गया, तो कितना कम हुआ, तो आप कहेंगे कि मोहन की आय तो 20 कम हो गई। किससे, राम की आय से। तो जिससे देखना होता है उसे ही तो नीचे लिखते हैं। मोहन की आय कितना कम हो गया, तो 20 कम हो गया। किससे कम हो गया, तो राम की आय से। तो राम की आय से हम उसका तुलना कर रहे हैं, तो राम की आय को नीचे लिखना होगा। और जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप जानते हैं कि ये 1/6 इंटू 100, तो 1/6 कितना परसेंट बनता है, तो 16 सहित 2/3% या 16.66%। तो इसी तरह से क्वेश्चन हम करते हैं, पर इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि राम की आय मोहन की आय से 20% अधिक है। तो आप क्या करेंगे कि 20% को लिख लेंगे। 20% कितना होता है, 1/5। अब पुनः आप राम और मोहन में कंपैरिजन करेंगे, तो किसकी आय अधिक है, तो राम की आय अधिक है। किससे, मोहन से। तो ये जो नीचे वाला होता है ना, वही होता है मूल वैल्यू, यही होता है हमारा बेसिक वैल्यू, इनिशियल वैल्यू। तो इसी से हमें देखना है। 20% अधिक का मतलब होता है कि अगर कोई वैल्यू 5 है तो 5 में 1 अधिक यानी 6 होगा। तो राम की अधिक है मोहन से, तो मोहन का रहा होगा कितना, 5, और उससे अधिक है कितना, 20%। तो 5 का 20% होता है 1, तो 1 अधिक है, तो 5 में 1 अधिक करेंगे तो 6 रहा होगा। अब आप देख सकते हैं कि मोहन की जो आय है वो राम से कम पड़ गई, तो कितना कम पड़ गया, 1। किससे, राम से, तो 6।
इंटू 100, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी आंसर आ गया 16.66% है। तो आप क्वेश्चन को इस तरीके से, दोनों में से जिस तरीके को आप इस्तेमाल करना चाहें वो करें। ये वाला तरीका फ्रैक्शन वाला कि हर जगह इस्तेमाल कर पाएंगे आप। ये वाला है 100 वाला कि आपको हो सकता है कि थोड़ा परेशानी हो जब चीज़ें फ्रैक्शन वाली दी हुई हों। तो देख लेते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, उसमें शायद आपको ये बात समझ में आ जाए कि फ्रैक्शन का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो सेकंड में देखिए, कह रहा है डीजल का दाम पेट्रोल के दाम से 16 सही 2/3% कम है। अब एक जगह डीजल लिखते हैं, एक जगह पेट्रोल लिखते हैं। अब अगर आप कहेंगे कि डीजल का दाम पेट्रोल के दाम से कम है तो पेट्रोल को मानना होगा 100 और इससे कम है 16 सहित 2/3%। तो जब इतना में से उतना घटाएंगे कि उतना कम है तो उतना में से घटाना होगा और यहाँ पे लिखना होगा। तो देखिए यहाँ पे सब्सट्रैक्शन भी मुश्किल है और फिर इसको यूज़ करके इसको कैलकुलेट करना भी मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे कि 16 सही 2/3% का वैल्यू लिख लेंगे। कितना होता है 1/6। तो अगर 6 है तो 6 का इतना परसेंट 1 होता है, तो 6 से 1 कम यानी 5 है। तो डीजल का दाम पेट्रोल के दाम से कम है, यानी कि पेट्रोल अगर 6 है तो डीजल उससे 1 कम है। तो डीजल कितना है 5 कम है। तब जाहिर सी बात है कि डीजल, देख लीजिए लिखा हुआ है डीजल कम था, तो अब निश्चित रूप से आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो पेट्रोल का दाम डीजल के दाम से कितना परसेंट अधिक है। तो निश्चित रूप से पेट्रोल का दाम अधिक है। देखिए कितना अधिक है, 1 अधिक है। किससे, डीजल से 5 × 100। तो आप देख सकते हैं कि कितना परसेंट आंसर आया 20%। तो फ्रैक्शन वाला ये पॉइंट वाला यहाँ पे सही रहेगा इस तरह से करना। 100 में करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसे करने के 1-2 तरीके और हैं, पर यही तरीका फिलहाल अच्छा है, आप इसी को यूज़ कीजिए। और आपको ये जानना चाहिए कि जब हम 16 सही 2/3% लिखते हैं उसका फ्रैक्शनल वैल्यू 1/6, तो असल में होता है 6 का इतना प्रतिशत ये होता है। देख लीजिए अगर 6 को आप इधर लाएंगे तो 6 इंटू इतना हो जाएगा, और इंटू का मतलब आप लिख सकते हैं का, और ये इंग्लिश का ऑफ भी होता है। तो 6 का इतना परसेंट बराबर 1 हो गया। तो इसका मतलब होता है कि 6 का इतना प्रतिशत ये होता है। तो इसका जब फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं तो इतना प्रतिशत कम का क्या मतलब हुआ कि 6 में से 6 का इतना प्रतिशत यानी 1 कम कर देना है। इतना प्रतिशत अधिक करेंगे तो 6 में 6 का इतना प्रतिशत यानी 1 से अधिक कर देना है, ऐड कर देना है। बस यही काम करना होता है आपको। तो मुझे लगता है कि आप 2 क्वेश्चन सीख चुके हैं। आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन को भी दोनों तरीके से देखेंगे और दोनों तरीके को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बच्चे बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं, वो बस उनका क्वेश्चन किसी तरह से हो गया वो समझने की कोशिश नहीं करते। तो देखिए 2 संख्याएं तीसरी संख्या का, इसका मतलब है कि 2 संख्याएं हैं ए बी, हम ले लेते हैं उन 2 संख्याओं को, और एक तीसरी संख्या भी है तो तीसरी संख्या को भी ले लेते हैं। तो देखिए तो 2 संख्याएं तीसरी संख्या का क्रमशः, यानी इन दोनों संख्याओं को किससे देखा जा रहा है, तो तीसरी संख्या से देखा जा रहा है। तो तीसरी संख्या का 20% है तथा 25% है, यानी ये दोनों जो संख्या है उन्हें जब हम तीसरी संख्या से देख रहे हैं तो ये वाला 20% है और ये वाला 25%। देखिए क्रमशः लिखा हुआ है, रेस्पेक्टिवली होता है इंग्लिश में कि 2 numbers are 20% and 25% of the third number respectively, ऐसा। तो जिससे कंपेयर किया जाता है ना, हम उसी को एज्यूम कर लेते हैं। तो C को 100 एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि दोनों को तीसरी संख्या से देख रहा है। अब 2 संख्याएं क्या थी, तो वो तीसरी संख्या का क्रमशः 20% था, तो इसका 20% कितना होता है, तो 20, और इसका 25% कितना होता है, तो 25 ही होता है।
तो हमने दोनों संख्याओं को देख लिया कि ये इसका 20%, ये इसका 25% हो गया। अब हमने क्वेश्चन नहीं लिखा है आगे, यहाँ से कई क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इतना तो इन्फॉर्मेशन है, इसके बाद से कई क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे मैं यहीं पे क्वेश्चन बना रहा हूँ और आप बताते जाइएगा। अब आपसे पूछेगा तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, जो फर्स्ट नंबर है वो सेकेंड नंबर का कितना परसेंट है। तो आप कहेंगे कि अच्छा फर्स्ट संख्या को कह रहा है, यानी 20 को कह रहा है, किसका, 25 का, यानी 25 से देखने के लिए। तो फर्स्ट संख्या सेकेंड नंबर का, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर का कितना परसेंट है। तो फर्स्ट नंबर कितना है, 20 है। सेकेंड नंबर का 25 से हमको देखना है, 25 का कितना परसेंट है, और ये देखने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये फर्स्ट नंबर कितना परसेंट है सेकेंड नंबर का, तो 80% है। अब यही क्वेश्चन उलट के पूछ सकता है कि सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर का कितना परसेंट है। तो सेकेंड नंबर कितना है, 25। ये फर्स्ट वाले का यानी 20 का कितना परसेंट है के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और आप देख सकते हैं कि 125%। क्वेश्चन नंबर 3 यहीं से क्या पूछ सकता है, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर से कितना प्रतिशत कम है। फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर से कितना परसेंट कम है। तो बताइए फर्स्ट नंबर कितना कम है, 5 कम है, किससे, सेकेंड नंबर से। तो परसेंट में चेंज करने के लिए आप जानते हैं कितना परसेंट कम था, 20%। कहेगा सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर से, सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर से अधिक लग रहा होगा आपको। तो सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना परसेंट अधिक है। तो कितना अधिक है सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर से, 5 अधिक है, किससे, फर्स्ट नंबर से। तो 100 पर जब देखते हैं तो कितना परसेंट अधिक निकल के आया, 25%। अब कहेगा कि दोनों संख्याओं का योग तीसरी संख्या का कितना परसेंट है। दोनों संख्याओं का योग, तो दोनों संख्याओं का योग कितना है, 45। वो तीसरी संख्या का, तो तीसरी संख्या कितना है, 100 का कितना परसेंट है, और परसेंट में चेंज करने के लिए 45% है। कहेगा कि दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग दूसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक है। दोनों संख्याओं का योग दूसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक है। तो दोनों संख्याओं का योग देख लेते हैं, कितना हुआ, 45, किससे, दूसरी संख्या से। ठीक है, तो आप कहेंगे कि दोनों संख्याओं का योग दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, ये देख लेते हैं। दोनों संख्याओं का योग दूसरी संख्या का, तो दोनों संख्याओं का योग कितना हुआ, 45। दूसरी संख्या का हमको देखना है, इससे देखना है, तो 25 को नीचे रखेंगे, कितना परसेंट है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और आप देख सकते हैं कि 180%। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है आपसे, इंफॉर्मेशन इतना दिया रहेगा, क्वेश्चन कुछ भी पूछ लेगा। तो हमने 3rd नंबर का सॉल्यूशन देखा। अब हम 4th नंबर को देखते हैं, जो इसी पर बेस्ड है पर थोड़ा सा डिफरेंट है। फोर्थ नंबर का सॉल्यूशन देखिए, करे दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, तो हम जानते हैं कि हमें दो संख्याओं को लिखना होगा, और तीसरी संख्या से कह रहा है तो तीसरी संख्या को भी लिख लेते हैं। चूंकि तीसरी संख्या से देखा जा रहा है तो सबसे पहले हम देखेंगे परसेंटेज वैल्यू किस तरह का है। तो 100 में मानना बहुत ही अच्छा रहेगा, 20%, 25% है। तो दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या को ही कितना मान लें, 100, क्योंकि दोनों संख्याओं को किससे देखा जा रहा है, तीसरी संख्या से देखा जा रहा है, तो हमने 100 एज्यूम कर लिया उसे। अब ये दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, मतलब क्रम से, पहला बार में पहला को लेंगे और सेकंड टाइम में सेकंड को, 20% कम, यानी ये वाला तीसरी संख्या से 20% कम है,
तो बताइए 100 का 20% कितना होता है? तो आप कहेंगे 20 ही होता है, उतना कम है, यानी ये 80 है। और दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% कम, पहला वाला 20% कम तथा 25% अधिक है, और दूसरा वाला इससे 25% अधिक है। तो 100 का 25% कितना हुआ? तो 25 ही हुआ, उतना अधिक, मतलब ये 125 है। अब क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, अब क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से पूछता रहेगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? पहली संख्या यानी 80 दूसरी संख्या का 125 का कितना परसेंट है? तो बस इतना ही करना है आपको, और आप %64 आ गया। सेकंड क्वेश्चन पूछेगा दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है? तो दूसरी संख्या इतना है, पहली संख्या का यानी 80 का कितना परसेंट है? तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा हमें, और तो आप देख लीजिएगा जो भी आंसर आता है आपका। थर्ड नंबर ये आपसे पूछ सकता है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है? क्योंकि पहली संख्या दूसरी संख्या से कम है तो परसेंटेज में भी कम ही पूछेगा। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है? तो बताइए कितना कम है दूसरी संख्या से? तो आप कहेंगे 45 कम है। किससे? दूसरी संख्या से। तो परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर आप निकाल लीजिएगा। फोर्थ में आपसे ये पूछ सकता है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक है? दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक है? तो दूसरी संख्या कितना अधिक है पहली संख्या से? 45 अधिक है। किससे? पहली संख्या से। तो 100 पर जब देख लेंगे तो ये परसेंट में निकल जाएगा। इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ये भी पूछ सकता है कि दोनों संख्याओं का अंतर डिफरेंस वो तीसरी संख्या का कितना परसेंट है? तो दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना है? 45। तो 45 100 का कितना परसेंट होता है? 45% ही होता है। तो आप ऐसे निकाल लेंगे, कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए इन्हीं दोनों क्वेश्चंस को मैंने ऐसे लैंग्वेज में दिया है। यहाँ पे यही क्वेश्चन है, बस संख्याओं के रूप में नहीं, दो बेटों के रूप में, पुत्रों के रूप में है। अब इन्हीं को इस लैंग्वेज में दिया गया है क्वेश्चन में। और यहाँ पे एक चीज मैंने और चेंज क्या कर दिया कि यहाँ पे परसेंटेज को उस तरह का नहीं रखा जिस तरह का आप चाहते हैं, या हमेशा ये कोशिश में रहते हैं कि एग्जाम में बस ऐसे ही आए जाए, बना के निकल जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं हमेशा। तो फिफ्थ क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, मैंने परसेंटेज को थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है और इसे हम यूज करेंगे। तो मैं इसके लिए आपको वैल्यू सिखाता हूं कि कैसे आपको काम करने हैं। तो देखिए एक व्यक्ति के वेतन से उसके दो पुत्रों का वेतन, तो मैं यहाँ पे एक व्यक्ति को ले लेता हूँ और यहाँ पे एक पुत्र को लेता हूँ और यहाँ पे सेकंड पुत्र को। बस समझाने के लिए मैं ले रहा हूँ, आप उसे ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति के वेतन से मतलब ये है व्यक्ति और इसके वेतन से इसके दोनों पुत्रों का वेतन। तो इस पहला पुत्र का वेतन यहाँ पे, सेकंड वाले पुत्र का वेतन वहाँ पे लिख रहा हूँ। का वेतन क्रमशः 12 सही 1/2% कम, मतलब क्रम से पहला बार में जो आएगा उसके लिए ये है, सेकंड बार में जो आएगा उसके लिए ये है। तो ये इस पुत्र का वेतन इतना प्रतिशत कम और उस पुत्र का वेतन इतना प्रतिशत अधिक है। किससे? व्यक्ति से। तो देखिए 12 सही 1/2% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? तो 1/8 होता है। मतलब कि 8 का इतना परसेंट 1 हुआ। तो अगर व्यक्ति का 8 है तो 8 से 1 कम है,
यानी पहले पुत्र का व्यक्ति का वेतन अगर 8 है तो 8 से उसके पहले पुत्र का वेतन उतना कम है, एक कम है। तो अगर व्यक्ति का वेतन 8 हुआ तो पहले पुत्र का वेतन कितना होगा? 7 होगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना है चीज़ों को। तथा 2 पुत्रों का वेतन क्रमशः इतना कम, पहले वाले का इतना कम और दूसरे वाले का 16 से ही 2/3%। ये कितना होता है? 1/6, इतना अधिक। मतलब कि अगर व्यक्ति का वेतन 6 हुआ तो 6 से 1 अधिक, यानी उसके दूसरे पुत्र का वेतन 7 होगा। कब? जब व्यक्ति का वेतन 6 होगा। तो हम फिर से लिख लेते हैं कि जब व्यक्ति का वेतन 6 हुआ तो यहाँ पे मैं लिखे रहने देता हूँ, व्यक्ति का वेतन अगर 6 हुआ तो उसके दूसरे पुत्र का वेतन 1 अधिक यानी 7 होगा। लेकिन इस अवस्था में हम क्या देख पा रहे हैं? ध्यान से देखना है चीज़ों को। इस अवस्था में हम ये देख पा रहे हैं कि व्यक्ति का वेतन 8 और व्यक्ति का वेतन 6, तो एक ही व्यक्ति का 2-2 वेतन तो नहीं हो सकता। तो हमें करना क्या होता है कि देखिए 2 तरह के रेशियो, एक तो पहले पुत्र और व्यक्ति का रेशियो दिखाई दिया था और एक व्यक्ति का और दूसरे पुत्र का रेशियो हमें मिल गया था। अब हम क्या करेंगे कि हम व्यक्ति के वेतन को 2-2 तो रहने नहीं देंगे, तो इसे 1 कर देंगे। तो हम इसका ले लेंगे एलसीएम। 8 और 6 का एलसीएम कितना हुआ? तो आप कहेंगे 24। तो देखिए जब व्यक्ति का वेतन 8 था तो पहले पुत्र का 7 था, लेकिन हम ना 8 रहने दिए ना 6 रहने दिए, हम कर दिए इसको 24 इसका एलसीएम लेके। तो जब 8 था तो 7 था, तो जब 8 गुना 3 हुआ है तो 7 गुना 3 यानी कि पहले पुत्र का 21 रहा होगा। फिर से यहाँ पे देखेंगे व्यक्ति का जब 6 था तो दूसरे पुत्र का 7 था, लेकिन अब हम ये नहीं रहने दिए हैं व्यक्ति का, हम क्या करते हैं 8 और 6 24 कर दिए हैं। तो जब 6 था तो 7 था, तो 6 का 4th टाइम होगा तो 7 का भी 4th टाइम्स कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ये है इनका सही रेशियो। ये है व्यक्ति का वेतन 24, पहले पुत्र का वेतन 21 और सेकंड पुत्र का वेतन 28। अब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि तो बताइए कि पहले पुत्र का वेतन दूसरे पुत्र के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? पहले पुत्र का वेतन दूसरे पुत्र के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? तो बताइए पहले पुत्र का वेतन कितना कम है? 7 कम है। किससे? दूसरे पुत्र के वेतन से, 28 से। तो जब 100 पर देखते हैं तो परसेंट में चेंज हो जाता है। तो कितना परसेंट कम था? 25%। पूछेगा दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? तो कितना अधिक है? 7 अधिक है। किससे? पहले पुत्र के वेतन से। तो 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। अब जानते हैं 1/3 कितना होता है? 33.33%। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से कर पाए। जब इस तरह का 2-2 चीज़ रह गया तुलना करने के लिए, फ्रैक्शन में ऐसे दे दिया, इस तरह का वैल्यू नहीं दिया जिसमें हम 100 आसानी से मान पाएँ, तो ये आसान पड़ जाता है फ्रैक्शन वाला वैल्यू। अब हम चाहेंगे कि आप इसी क्वेश्चन वाले तरीके से इस क्वेश्चन को करें, 4th नंबर को। तो देखिए 2 संख्याओं, ए है पहला संख्या, ये है दूसरा संख्या, तीसरी संख्या को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तीसरी संख्या से क्रमशः 20% कम। तो 20% का वैल्यू आप जानते होंगे कितना होता है? 1/5। तो 2 संख्याएं जो हैं वो तीसरी संख्या से, यानी तीसरी संख्या को हम देख रहे हैं, हम 100 से भी करेंगे। 100 से मैंने आपको बताया था कि तीसरी संख्या को 100 ले लेते हैं, ये 20% कम है, तो 100 का 20% 20 होता है, उतना कम करेंगे।
25% अधिक है तो 100 का 25% 25 होता है, ये 25 अधिक 125 कर देंगे। ये तरीका मैंने पहले बता दिया। मैं अब ये तरीका आपको बता रहा हूँ कि अगर ये वाला चीज़, इसी चीज़ को आप समझिए अच्छे से, केवल इसी में इस्तेमाल नहीं, हर जगह होगा ये सॉरी। तो 20% कम, तो किससे? तीसरे व्यक्ति से, देख लीजिए तीसरी संख्या से। तो तीसरी संख्या से ये 20% कम है और ये वाला तीसरी संख्या से 25% अधिक है। तो 20% कम है, यानी कि तीसरी संख्या अगर 5 है तो ये कम है उसमें 1, तो ये कितना रहा होगा? 4 रहा होगा। अब हम आ जाते हैं इसमें। अब दो संख्या तीसरी संख्या से, ये तो 20% कम लिख लिए, हमें 25% अधिक भी लिखना है और 25% का वैल्यू आप जानते होंगे 1/4। तो तीसरी संख्या से, अगर तीसरी संख्या 4 है तो उससे एक अधिक है वो b, यानी 5 है। तो अब जरा ध्यान दीजिए, तो तीसरी संख्या न 5 हो सकता है न 4, दो चीज़ें तो हो नहीं सकती। तो हम क्या कर देते हैं कि इन दोनों को एक कर देते हैं, तो हम इसे कर देते हैं 20। तो देखिए, जब ये 5 था तो ये 4 था, जब ये 4 गुना हुआ तो भी ये भी 4 गुना हो जाएगा। जब ये 4 था तो ये 5 था, तो जब ये 4 से 20 हो जाएगा 5 गुना, तो ये भी 5। और ये रहा A, B और C का रेशियो सही वाला। आप देख सकते हैं, आपका जब ये 100 था, 20 × 5 100 × 5 80 × 5 125, यही तो आया था जब हमने 100 एज्यूम किया था। तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो में हर जगह होता है। तो यही तो हमने जब 100 माना था तो ऐसे आया था 80 और 125। तो आप चीज़ों को अच्छे से समझिए। ये चीज़ मैंने बताया है किस लिए? ये चीज़ बताया मैंने इस तरह के फ्रैक्शन के लिए, ताकि आपको कहीं भी कष्ट नहीं हो, आप चीज़ों को आसानी से एज्यूम कर पाएँ। तो मुझे लगता है 5th नंबर क्वेश्चन तक क्लियर हो चुका है। और ये क्वेश्चंस इसी लैंग्वेज के रूप में नहीं आएंगे, बस आप समझिए किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि ऐसे ही पूछे जाए दो संख्याएं तीसरी संख्या से। ये मैंने दिया उसके वेतन से 2 पुत्रों का वेतन। चलिए आते हैं 6th में। यदि किसी संख्या में उसका इतना प्रतिशत जोड़ दिया जाए, तो देखिए 14 सही 2/7% का क्या मतलब होता है? 1/7। तो अगर ये हमारा असली संख्या है ये वाला, तो 7 का इतना प्रतिशत 1 होगा, यही मीनिंग है। इतना प्रतिशत का फ्रैक्शनल वैल्यू आपने लिख लिया ये, लेकिन इसका असली मीनिंग क्या है? मैथमेटिकल मीनिंग कि 7 का इतना % 1 होगा। जैसे आप देख लीजिए 20% आप लिखते हैं 1/5, तो ज़रा 5 को इधर ले आइए, 5 का कर दीजिए, गुना है तो 20% को आप ऐसे लिखेंगे। देखिए 1 आया नहीं आया, तो ये मीनिंग होता है उसका। तो इतना % इतना हुआ। अब कह रहा है कि जो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मूल्य वैल्यू 7 है तो उसका इतना प्रतिशत 1 होगा। अगर मूल्य वैल्यू 7 100 है तो उसका इतना प्रतिशत 100 होगा। ये मीनिंग होता है इसका। अगर मूल्य वैल्यू 7 गुने 5 है तो इसका इतना प्रतिशत 1 गुने 5 होगा। रेशियो में ऊपर नीचे सेम से गुना होता है, आप जानते होंगे। ये मीनिंग होता है इसका। तो बताइए असली संख्या यहाँ पे कौन रहा होगा? वास्तविक संख्या 7। अब कह रहा है किसी संख्या में उसका इतना प्रतिशत जोड़ दिया जाए, तो अगर ये संख्या है 7 और उसमें इसका इतना प्रतिशत यानी कितना? 1, 7 में उसका इतना % यानी 1 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? हमारे हिसाब से 8 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कितना हो जाएगा? तो वो 3600 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, किसी संख्या में उसका इतना प्रतिशत जोड़ दिया जाए, तो वही तो है एक संख्या 7 है, 7 में उसका इतना प्रतिशत जोड़ देंगे तो 7 का इतना प्रतिशत कितना होता है? 1। तो 7 में उसका इतना प्रतिशत अगर जोड़ दिया जाए 1 को तो 8 हो जाएगा। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना हो जाएगा? 3600 हो जाएगा।
मतलब रेशियो में 8 का वैल्यू असली में 3600 के बराबर है, तो रेशियो में 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, 450 के बराबर। मतलब रेशियो में 1 का वैल्यू 450 के बराबर है। तो आपसे क्या पूछा है, संख्या। संख्या हमने कितने को लिया था, 7 को लिया था। तो आप 7 ऐसे भी कर सकते हैं कि 450 इंटू 7, 1 का वैल्यू अगर इतना है तो 7 का वैल्यू इतना होगा। या कोई व्यक्ति ऐसे भी कर सकता है कि 3600 में से 450 माइनस कर ले सीधा सीधा और आंसर निकाल ले। तो ये था संख्या, गुना करके चेक कर लेना है। उसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। बहुत ही आसान है ये चीज़ें, आप अच्छे से पढ़ेंगे, आप परसेंटेज को समझिए, आप क्वेश्चन करने के तरीके मत देखिए कि दो दो तरीके से हो रहे हैं, चाहे ऐसा कुछ है। किसी संख्या में उसका इतना प्रतिशत घटा देना है तो परसेंटेज वैल्यू को ही पकड़ लेते हैं, इतना परसेंट। और ये तो उम्मीद है मुझे सबको याद होगा, नहीं याद है तो आप ऐसे कर लेंगे और परसेंटेज के लिए नीचे 100 लिख लेंगे, काट पीट लेंगे और 1/15 आ जाएगा। तो किसी संख्या में, तो संख्या कितना है 15 मान लेते हैं अभी फिलहाल, उसमें से उसका तो 15 का इतना प्रतिशत घटा लेना है। तो 15 का इतना प्रतिशत कितना होगा 1, ये घटा लेना है तो कितना प्राप्त होगा 14 प्राप्त होगा। तो ये तो रेशियो वाला वैल्यू प्राप्त होगा। असली में 5670, तो 1 का वैल्यू आप जब करेंगे तो इधर आ जाएगा 405। 1 का वैल्यू, रेशियो में 1 का वैल्यू आ गया 405। तब आपसे पूछ रहा है संख्या क्या है, तो संख्या कितना निकाल लेंगे आप 15 का वैल्यू, 405 इंटू 15। अब आपसे ये भी पूछ सकता था कि तो संख्या का 120% क्या होगा, तो आप संख्या निकाल लेते हैं, 15 का वैल्यू निकाल लिए तो ये तो संख्या निकल के आया। अब ये गुना करने पे जो आएगा तो गुना नहीं करेंगे, इतना ही रखेंगे लिख के। पूछता कि संख्या का 120% क्या होगा, तो ये आपका संख्या था, इसका 120% पूछा है तो आप इसका 120% निकाल देते हैं और ये आंसर आ जाता। कुछ भी करना नहीं है, चीज़ें काफ़ी आसान हैं और बहुत ही आसानी से समझ में आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किसी वर्ग के भुजा को यदि 20% से बढ़ा दिया जाए तो उसके परिमाप तथा क्षेत्रफल में कितने कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ से लेके 8, 9, 10 और 11 लगभग एक ही तरह के क्वेश्चन हैं और मैं चाहूँगा कि आप इसे बहुत अच्छे से सीखें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन का यूज सिर्फ यही नहीं है, बहुत जगहों पर है। तो इसे अच्छे से सीखने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 8 से देखना शुरू करते हैं। किसी वर्ग के भुजा को यदि 20% से बढ़ा दिया जाए तो उसके परिमाप तथा क्षेत्रफल में कितने कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि मैंने आपको एक बात बताई थी परसेंटेज के कंसेप्ट के दौरान कि देखिए, अगर मैं कहूँ कि 5 से कोई चीज़ 6 हो गया है, 5 से 6 हो गया है तो कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, तो आप कहेंगे कि पहले तो 1 की बढ़ोतरी हुई है, कितना पर 5 पर, तो 100 पर कितना, तो हम कहेंगे कि 20% से बढ़ गया है ये चीज़। लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि 5 से 6 होने में 20% की बढ़ोतरी हुई है, 20% की बढ़ोतरी आपने देख लिया, पर इसी 5 में मैं इधर 5 इंटू 7 करूँ और सेम नंबर से इधर भी 6 इंटू 7, 7 दोनों तरफ 7 सेम नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या 20% से ज़्यादा की बढ़ोतरी होगी या कम की, कि वही रहेगा। तो ज़रा देख लेते हैं। तो एक कांस्टेंट से हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो 35 से 42 होने का मतलब 7 का बढ़ोतरी दिखाई दे रहा है, कितना पे 35 पे, तो 100 पर कितना, तो आपने देखा
कि यहाँ भी 20% का ही बढ़ोतरी है। चलिए थोड़ी देर के लिए मैं और इसे आगे बढ़ाता हूँ। मैंने इस 5 में मल्टीप्लाई कर दिया पाई से, 5 पाई, तो इधर भी 6 से भी कर देते हैं, 6 पाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 पाई और ये हो जाएगा 6 पाई। अब हम देखना चाहते हैं, कांस्टेंट टर्म से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब देखना चाहते हैं कि जो परसेंटेज बढ़ोतरी 5 से 6 होने में हुआ था, क्या वही 5 पाई से 6 पाई में हुआ है? तो कितना का बढ़ोतरी हुआ है? तो आप कहेंगे 1 पाई का। किस पे? 5 पाई पे। तो 100 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी 20% का ही बढ़ोतरी हो रहा है। अब इसका यूज बहुत व्यापक है, क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन मुजबानी किए जा सकते हैं बच्चे उसे कैलकुलेट करके करते हैं। तो मैंने क्या सिखाया था कि अगर हमें परसेंटेज चेंज देखना हो, परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज, तो हम क्या करेंगे कि जिन दो वैल्यू में देखना हो उसमें से जितना काटा जा सकता है हम उसे काट के हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? क्योंकि कांस्टेंट टर्म अगर दो चीज़ों में है, दोनों को रेशियो, जो हम रेशियो में जो परसेंटेज चेंज देख सकते हैं वही परसेंटेज चेंज असली वैल्यू से भी आएगा। 500 और 600 से भी परसेंटेज चेंज वही आएगा कि अगर इसमें से दोनों तरफ से 100 हटा दिया जाए तो 5 और 6 बच गया। जो परसेंटेज चेंज 5 और 6 से आएगा वही परसेंटेज चेंज असली वैल्यू 500 और 600 से भी आता। और ये चीज़ बहुत कमाल का है, ये बहुत काम करने वाला है। आपको उस समय हो सकता है कि बहुत आसान लगा हो, बात लगा हो कि ये क्यों बताया जा रहा है, लेकिन देखिए इसका क्या यूज है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वर्ग की भुजा क्या होती है। तो आप कहेंगे कि हम ए एज्यूम कर लेते हैं। वर्ग में आप जानते होंगे चारों भुजा समान होता है, तो ए, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या हुई? ए। वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग की परिमाप, तो आप कहेंगे 4a। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर भुजा को 20% से बढ़ा दिया जाए तो परिमाप कितने से बढ़ेगा? तो आप कहेंगे कि परिमाप में तो एक कांस्टेंट टर्म आ रहा है, कांस्टेंट है 4a। तो परिमाप में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल क्या है जिसका वैल्यू बदल रहा है। जैसे भुजा का वैल्यू कभी 5 कभी 6 हो सकता है, लेकिन परिमाप में तो ये 4a। वर्ग का परिमाप सभी लोग जानते होंगे। परिमाप मतलब पूरा पूरा पेरीमीटर, बाहर बाहर का माप, ए 4a होता है पेरीमीटर। तो वर्ग के पेरीमीटर में देख लीजिए, आप सभी लोग समझते हैं इसको अच्छे से। तो वर्ग के परिमाप 4a, तो बताइए अगर भुजा में 20% का इंक्रीज है तो परिमाप में भी 20% का इंक्रीज होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म को आप हटा के देखिए, सिर्फ भुजा ही तो दिखाई दे रहा है, लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल में अगर आप चेंज देखना चाहेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर, a इंटू ए। तो देखिए 2 बार आपको a दिख गया, और ये a कांस्टेंट नहीं है, जो a यहाँ पे है वही a है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे अगर वेरिएबल है तो यहाँ भी वेरिएबल ही है दोनों। तो 2 बार a दिख गया, तो यहाँ पे 20% नहीं कुछ और होगा। लेकिन परिमाप में देखिए तो a 4 तो कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट टर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं कहूँ कि किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% से बढ़ा दिया गया तो उसकी जो परिधि है, सरकमफ्रेंस क्या होती है? वृत्त की परिधि 2πr, वो कितने प्रतिशत से बढ़ेगी? या उसका जो डायमीटर है, डायमीटर आप समझते हैं, व्यास d बराबर 2r, ये सरकमफ्रेंस परिधि, वही परिमाप। तो अगर मैं कहूँ कि वृत्त की त्रिज्या को 10% से बढ़ा दिया गया है तो उसके व्यास कितना % से बढ़ेगा? तो आप कहेंगे व्यास मतलब 2r। अगर त्रिज्या 10% से बढ़ी है तो व्यास भी 10% से बढ़ेगा, क्योंकि ये 2 तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का असर नहीं होता परसेंटेज चेंज देखने में।
पुनः देख लेते हैं। वृत्त की अगर त्रिज्या 10% से बढ़ी है तो उसकी परिधि, तो परिधि देखिए 2 कांस्टेंट पाई कांस्टेंट, सिर्फ आर ही है तो वेरिएबल, तो परिधि भी 10% से बढ़ेगा क्योंकि सिर्फ आर है इसमें। लेकिन वृत्त का अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो जरा ध्यान से देखिए, तो पाई इंटू आर, तो ये कांस्टेंट तो आप हटा देंगे, लेकिन आर देखिए 2 बार आ गया है, आर मल्टीप्लिकेशन में, और ये फिर 10% से नहीं कुछ और परसेंट होगा, उसे जानते हैं। तो 2 बार आ गया है, इसका मतलब कांस्टेंट टर्म को हम हटा सकते हैं, वेरिएबल को नहीं हटा सकते हैं। उसके वजह से प्रतिशत चेंज बदल जाएगा, कांस्टेंट के वजह से सिर्फ नहीं बदलता। ये चीज़ हमें समझनी है यहाँ से लेकर वहाँ तक में। तो चलिए सीखते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है, देखिएगा। तो कह रहा है किसी वर्ग के भुजा को 20% से बढ़ा दिया जाए, तो कुछ भी मान लेना है, अपने हिसाब से कुछ भी वैल्यू आपको मान लेना है। और अगर नहीं मान सकते आप तो 20% का वैल्यू कितना होता है 1/5। तो मैं कह रहा हूं कि अगर पहले भुजा A है और बाद में A डैश हो गया है, वर्ग की भुजा की बात कर रहा हूं मैं, भुजा को कितने प्रतिशत से बढ़ा दिया गया है 20% से। तो पहले अगर भुजा कितनी थी 5 थी, तो 5 का 20% यानी 1 बढ़ा दिया गया है, तो बाद में भुजा कितनी हो जाएगी 6। क्लियर है बात। अब हम बात करते हैं पेरीमीटर की। पेरीमीटर, तो बताइए जब वर्ग की भुजा 5 थी तो पेरीमीटर कितना होगा, तो आप कहेंगे पेरीमीटर तो होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20। मैं अभी एक बार लिख देता हूँ 4 इंटू 5। और जब वर्ग की भुजा बढ़ गई है 6 हो गई है, तब भी परिमाप का फार्मूला हो जाएगा 4 इंटू ये ए डैश, जब ये हो गया साइड तो 4 इंटू 6। तो जरा ध्यान से देखिए, तो इन दोनों में हम परसेंटेज चेंज देखेंगे तो क्या वो अलग होगा। भुजा अगर 10% से बढ़ा था, सॉरी 20% से बढ़ा था, तो क्या पेरीमीटर 20% से नहीं बढ़ा। अगर कोई व्यक्ति काटे नहीं, गुना कर दे 24, तो कितना बढ़ा 4 से बढ़ा, कितने पर 20 से, तो 100 पर कितना। तो क्या ये 20% उसका बदल जाएगा। 20% से देखिए पेरीमीटर बढ़ रहा है, तो अगर भुजा 20% से बढ़ा था तो पेरीमीटर भी 20% से ही बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि पेरीमीटर में आता है 4 इंटू भुजा साइड, और 4 का परसेंटेज चेंज देखने में कोई मीनिंग नहीं है, कांस्टेंट टर्म है। तो परसेंटेज चेंज में हम कांस्टेंट टर्म को एकदम अवॉइड कर देंगे, काट देंगे, हटा देंगे। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत काम आने वाला है। रही बात एरिया की, तो एरिया भी मैं लिखता हूं यहाँ पे। जब 20% से साइड को बढ़ा दिया गया, पहले साइड 5 था, 5 का 20% यानी 1 से बढ़ा दिया गया, 6 कर दिया गया है। तो देखिए जब साइड A था तो एरिया क्या होता है भुजा स्क्वायर, साइड स्क्वायर, एरिया होता है साइड का स्क्वायर। तो देखिए साइड कितना है 5, तो 5 से एरिया कितना बना होगा 5 का स्क्वायर। और जब ये 5 से बढ़ के साइड हो गया 6, तब एरिया कितना हो गया, तो 6 का स्क्वायर, तो 25 36। तो कितना बढ़ा क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आया, तो क्षेत्रफल बढ़ गया 11 से कितने पर 25 पर, तो 100 पर कितना, तो कितना हो गया 44%। तो साइड थी एरिया बढ़ जाएगा 44% से, जब उसके भुजा को 20% से बढ़ाया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना से बढ़ जाएगा 44% से। पर ये जो 44% हमने ऐसे निकाला, तो मैं उसके लिए एक छोटा बात और आपको सिखाता हूँ
कि अगर इस तरह का वैल्यू है 20%, 25%, ऐसे 10%, तो उसके लिए हम इस तरीके से नहीं लगा के और छोटा बिल्कुल मुजबानी लगा सकते हैं। बहुत आसान है। कैसे कर सकते हैं देखिएगा। अगर मैं कहूँ कि 20% से बढ़ता है उसका साइड, तो एरिया में आप तो कहेंगे कि साइड स्क्वायर होगा। एरिया साइड स्क्वायर है। अब साइड इंटू साइड, ये भी देखिए 20% से ये साइड भी बढ़ा है, ये साइड भी 20% से बढ़ा है। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब ये लगातार ऐसे गुणनफल में हो चीज़ें, या एक पर बढ़ने घटने के बाद फिर उस पर बढ़ाया घटाया जाए, तो हम सक्सेसिव परसेंटेज लगाते हैं। तो ये भी साइड है बढ़ा ही है, ये भी साइड है बढ़ा ही है। तो जब इस तरह से प्लस प्लस में होती हैं चीज़ें दोनों, तो जो सक्सेसिव परसेंटेज का फार्मूला बनता है वैसे बनता है x पहला परसेंट, दो चीज़ का गुणनफल x और y भी रहता ना, इसमें भी बढ़ाते इसमें भी बढ़ाते, तो गुणनफल में रहता तो सक्सेसिव परसेंट हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। x प्लस y, ये बढ़ा हो चाहे घटा हो, अगर घटा हुआ रहता तो ये y के आगे माइनस लगा देते, लेकिन सिर्फ बढ़ा ही है दोनों में, तो प्लस, और इन दोनों का गुणनफल xy अपॉन 100, इतना परसेंटेज से अगर दोनों बढ़ा है तो इतना परसेंटेज से बढ़ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा ये प्लस वाला है, तो हम एक सक्सेसिव परसेंटेज का यहाँ पे लिखते हैं फार्मूला। आप देख लीजिएगा कि कैसे हम उसको लगाएंगे। देखिए, जैसे दो चीज़ें हो गुणनफल में x इंटू वाई, और x को भी बढ़ाया जाए कुछ परसेंटेज से और y को भी बढ़ाया जाए कुछ परसेंटेज से, तो जब दोनों बढ़े, x भी बढ़े और y भी बढ़े, तो x प्लस वाई प्लस XY बटे 100, ये इतना परसेंटेज से बढ़ जाएगा। ये आपको ध्यान रखने हैं चीज़ें, ऐसा नहीं कि आप उसे अवॉइड करें और बस सोचें कि बस ऐसे हो गया तो इसे करने का क्या फ़ायदा है। अगर दोनों के दोनों घटे, x भी घटे y भी घटे, तो देखिए असल में ये घट रहा है तो इसके आगे माइनस, ये घट रहा है तो इसके आगे माइनस, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस। लेकिन होता क्या है कि इन्हें फिर 100 में से माइनस करना पड़ता है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो माइनस आप लिख रहे हैं यहाँ पे आप प्लस ही रहने देंगे और यहाँ पे कर देंगे माइनस, और इतना परसेंट से घट जाएगा। फार्मूला आपको लिख लेना है, एक बढ़े और एक घटे, तो हम किसी को भी इसको पहले इसको बाद में, इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हैं। तो मैं x को बढ़ने वाला कर लूँ, मतलब प्लस वाले को पहले और जो घटने वाला है उसको बाद में, तो बाद में हम उसको लिख लेंगे। तो जो घट रहा है ऐसे लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, x बढ़ा है y घटा है, सक्सेसिव परसेंटेज लगा रहे हैं। जैसे अगर मैं ये कहता कि 10% से बढ़ा, 10% से बढ़ा और 10% से दूसरा चीज़ घट गया, मतलब एक आयत में आप जानते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। लंबाई को कहता है कि लंबाई को 10% से बढ़ाया जाए और चौड़ाई को 10% से घटा दिया जाए, तो बताइए क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आपको क्या लिखना है, x प्लस में y घटाना है और प्लस माइनस का माइनस और xy अपॉन 100, इतना परसेंट से। असल में साइन यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, खुद ही निगेटिव साइन आ जाएगा और वो निगेटिव साइन शो करेगा कि वो घटेगा। अगर निगेटिव आना होगा तो, और अगर पॉजिटिव आना होगा तो वो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो हम डिपेंड करता है इंक्रीज भी और डिक्रीज भी, डिपेंड करता है कि इस कॉम्बिनेशन का वैल्यू क्या आता है।
अगर निगेटिव आना होगा तो खुद निगेटिव साइन इसमें आ जाएगा, तो हम बता देंगे कि उतना प्रतिशत से डिक्रीज कर रहा है। अगर निगेटिव नहीं आया, पॉजिटिव वैल्यू आ गया, तो हम समझ लेंगे कि उतना परसेंट से इंक्रीज कर रहा है बस। तो इंक्रीज भी हो सकता है यहाँ में और डिक्रीज भी हो सकता है। तो ये है सक्सेसिव परसेंटेज। ये हम 2 में लगाएंगे और 2 लग गया तो इन दोनों से जो वैल्यू आएगा उसका तीसरे के साथ लगा देंगे। ऐसा कर सकते हैं 3 वाले में भी। तो चलिए अब एक एक क्वेश्चन में देख लेते हैं कि कैसे लगाना है हमें। अब यहाँ से किसी वर्ग के भुजा को 20% से बढ़ा दिया जाए तो उसके परिमाप, तो परिमाप में देखिए तो परिमाप 4 इंटू साइड, 4 की वजह से कोई असर नहीं होने वाला। कांस्टेंट टर्म से अगर हम कर दें साइड में तो साइड 20% से बढ़ा है और उस साइड में हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी वो 20% से बढ़ेगा। लेकिन क्षेत्रफल में आ जाएगा, क्षेत्रफल क्या होता है, साइड स्क्वायर, यानी साइड इंटू साइड। तो देखिए तो 2 बार साइड आया, एक बार साइड 20% से इंक्रीज किया है, दूसरा बार साइड भी 20% से, दोनों एक ही साइड है ना, यहाँ वर्ग है तो सेम चीज है। एक जगह बढ़ रहा है तो पूरे वर्ग का हर साइड बढ़ेगा 20% से, तो दोनों ये बढ़ने वाला है। तो हम कौन सा फार्मूला लगा देंगे, 20 + 20 + 20 इंटू 20/100 इतना परसेंट से बढ़ जाएगा। तो आप देख लीजिए इतना परसेंट ही आया था। बाद में मैं इसे याद करवा दूंगा, ये याद हो जाएगा कुछ वैल्यू जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। पर आप देख लीजिए 20% अगर 2 बार बढ़ाया जाए तो कितना हो जाएगा, 44%। तो हमने देख लिया कि परिमाप तो 20% से बढ़ेगा लेकिन क्षेत्रफल 44% से बढ़ेगा। अब उनको हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, देखिएगा। यदि किसी आयत की लंबाई को 37.5% बढ़ा दिया जाए तथा उसके चौड़ाई को 20% घटा दिया जाए तो उसके परिमाप तथा क्षेत्रफल में। अब देखिए मैंने आपको बताया बार बार कि 20% ये सब इजी वैल्यू हैं, इन सब का सक्सेसिव इस तरह से लगाना बहुत आसान है फार्मूला वाला। लेकिन अब उस तरह के चीज़ों को सक्सेसिव लगाना आपके लिए काफ़ी तकलीफदायक हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि फिर हम उसी चीज़ पे आएंगे। तो आप जानते हैं कि आयत, रेक्टेंगल बोलते हैं इसे इंग्लिश में, आयत का जो पेरीमीटर होता है वो कितना होता है, 2 × L + B। तो ये बहुत इजी नहीं है, यहाँ पे आपको सॉल्व करने होंगे। क्यों सॉल्व करने होंगे, क्योंकि देखिए हमने गुणनफल की बात की थी, गुणनफल में चीज़ों को बढ़ाया घटाया था, पर यहाँ तो मामला कुछ और है। यहाँ तो बिल्कुल डिफरेंट है, 2 × L + B है। और आयत का ही एरिया क्या होता है, तो L × B। यहाँ पे देखिए इजी पढ़ने वाला L × B है। तो हम पहले पेरीमीटर, क्वेश्चन कोई आपसे एक ही पूछेगा, या तो पेरीमीटर में पूछ ले नहीं तो एरिया में। मैंने दोनों लिख दिया। मैंने बोला था आपको कि मैं क्वेश्चन जरूर 11 ले रहा हूँ लेकिन ये 30 क्वेश्चन के बराबर है। बहुत सारी चीज़ें आपको सिखानी है यहाँ पे। तो परिमाप तथा क्षेत्रफल में कितने कितने का प्रतिशत परिवर्तन आएगा। तो देखिए अब शुरू में मैं लेंथ को L और बाद वाले लेंथ को क्या कहता हूँ, L डैश्ड। बाद में हो गया ना बढ़ के, और शुरू के चौड़ाई को मैं B और बाद वाले चौड़ाई को मैं B डैश्ड कहता हूँ। इधर B डैश्ड, जरा ध्यान से देखिएगा सभी लोग। अब कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई को 37.5% बढ़ा दिया जाए तो 37.5% का मीनिंग सबको पता होगा, 3/8 होता है। मतलब पूरे इसे मैं डिटेल में लिखता हूँ इधर, 37.5%, याद है ना, 12.5 1/8 25%, और फिर 37.5 याद होगा आपको 3/8। तो 8 का इतना प्रतिशत यानी 3 से बढ़ा दिया जाए तो अगर मान लेते हैं कि शुरू में लेंथ 8 था तो बाद में कितना हो गया लेंथ, तो इतना से बढ़ा दिया गया 11 हो गया है।
चौड़ाई में क्या किया गया है, चौड़ाई को 20% से घटा दिया गया है। 20% का मीनिंग समझते होंगे सभी लोग। तो अगर शुरू में चौड़ाई ब्रेड्थ 5 था तो उसे 20% यानी 1 से घटा दिया गया है। कितना कर दिया गया है, तो 1 से घटा देंगे तो हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे हम लोग, इसी चीज़ को बहुत इजीली लिखना था एकदम, इतना एल और एल डैश और बी डैश लिखने की जरूरत नहीं एग्जाम में, बस यहाँ समझा रहा हूँ मैं। अब करें आयत के परिमाप में क्या परिवर्तन आएगा, तो देखिए अगर सिर्फ एल रहता बी रहता ऐसे तो कुछ कांस्टेंट से रहता गुना तो हम हटा देते, लेकिन यहाँ प्लस में है, प्लस और माइनस में चीज़ों को ध्यान से देखना है। तो देखिए जब शुरू का ये है प्रारंभ का इनिशियल और ये बाद में है, बाद में हो गया है फाइनल, तो जब एल 8 था और ब्रेड 5 था, ये शुरू की चीज़ें हैं, बाद में ये बढ़ गया, बाद में ये घट गया है। तो जब एल 8 था और बी 5 था तो बताइए परिमाप पेरीमीटर कितना रहा होगा, तो आप कहेंगे 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू 8 और 5 13 और 13 इंटू 2 एल प्लस बी कितना निकल के आएगा, तो ये आएगा 26। तो हमने सीधा सीधा लिख लिया कि उस हालत में परिमाप कितना होता 26, ये पेरीमीटर। और जब ये बढ़ गया 11 और ये घट के 4 हो गया तब परिमाप कितना हुआ, तो 11 और 4 15 और 15 2 जा तो 30 हुआ 30। तो बताइए पेरीमीटर में क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे बढ़ोतरी हुआ 4 का, कितने पर, तो पहले पेरीमीटर था 26, 26 से हो गया 30, फिर तो 26 पर, तो 100 पर कितना, और आप काट लेंगे इसको 2/13 और काट के देखिएगा 200/13 और जितना परसेंट आएगा तो उतना प्रतिशत से बढ़ जाएगा पेरीमीटर। अब मैं बात करूं अगर एरिया की, तो ध्यान दीजिएगा, फिर एरिया के लिए भी वही बात पूरा है। तो जब एल इतना था और बी इतना था तो एरिया कितना था, तो 40 था एरिया, क्योंकि एरिया होता है एल इंटू बी। और जब एल बाद में बढ़ गया इतना और ये घट गया तब एरिया कितना हो गया, तो ये 44 हो गया। तो बताइए एरिया कितने से बढ़ा, तो आप कहेंगे 4 से बढ़ा, कितने पर 40 पर, तो 100 पर कितना, तो आप देख सकते हैं कि 10% से एरिया बढ़ा, 10% से। अब इसी चीज़ को हम वैसे भी लगा सकते हैं सक्सेसिव परसेंटेज में भी, कब, जब एरिया निकालना हो। क्यों, क्योंकि एरिया में एल ये भी बढ़ा है और बी ये भी घटा है, तो घटने बढ़ने वाला देखिए गुणनफल के रूप में है। तो जब गुणनफल में रहे ये घटने बढ़ने वाला परसेंटेज, तो हम क्या लगा सकते हैं, सक्सेसिव परसेंटेज लगा सकते हैं। तो हम इसे लगा देते हैं और हो सकता है कि हमारा आंसर आ जाता सही सही। तो देखिए 37.5% से बढ़ा है और 20% से घटा है। तो मैंने बताया था कि x से बढ़े और y से घटे तो सक्सेसिव परसेंट क्या होता है, तो प्लस वाले को पहले शुरू में ऐसे इतना, फिर ये घटा है तो जो घटा है उसके साथ माइनस, और इसका प्लस और इसका माइनस, यहाँ भी माइनस ही होगा। इन दोनों का गुणनफल अपॉन 100, और इतना परसेंट से अगर प्लस में आया तो बढ़ेगा और माइनस में आया तो उतना परसेंट से घटेगा। तो ज़रा देखिए, तो इस 0 से ये 0 ख़त्म और इस 0 से हम यहाँ पे ला देंगे। अब यहाँ से हम देख सकते हैं 3 का दुगना होता है 6 और 0.75 का दुगना होता है 1.5, तो 6 और 1.5, तो ये हो गया 7.5। यहाँ से देखिए तो 37.5 में से 20 घटाएंगे, या 37.5 में से ये भी 7.5 है, माइनस कर दीजिए। तो 37.5 में से 7.5 माइनस कीजिएगा तो 30 बच जाएगा, और 30 में से 20 माइनस कीजिएगा तो 10 बच जाएगा, और 10% प्लस में बचा है, यानी 10% का इंक्रीज होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये चीज़ें समझते चल रहे होंगे। जिन छात्र को भी नहीं समझ में आ रहा है वो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। और बहुत लोग जो लेट आते हैं, तो लेट वाले को तो अगर उनका कंसेप्ट पहले से ही उजड़ा हुआ है
तो उनका तो ठीक नहीं किया जा सकता ऐसे बीच से। तो उन्हें तो खास करके एक तो उन्हें लेट आने की आदत छोड़नी चाहिए, और दूसरी बात कि उन्हें बीच से देखना नहीं चाहिए, उन्हें चीज़ों को शुरू से देखना चाहिए। और एक चीज़ एक बार में नहीं समझ में आए तो 2-3 बार देखनी चाहिए। एक चीज़ की और बात करना चाहता था मैं, कई वीडियो में कहना चाहता हूँ आपको कि इंटरनेट का प्रॉब्लम तो है, बहुत स्लो रहता है। खास करके अगर ग्रामीण इलाके की बात की जाए तो उधर इंटरनेट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। पर जो बच्चे ऑनलाइन देख सकते हैं वो ऑनलाइन ही कृपया देखें चीज़ों को, अच्छा रहता है। उससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, इनकरेजमेंट मिलता है, वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। और जो बच्चे ऑनलाइन नहीं देख पा रहे हैं बाय द वे, तो कम से कम जिस समय नेट अच्छा चल रहा हो उस समय देख लें। डाउनलोड करके तो सभी देखते हैं, डाउनलोड करके देखना हम जैसे टीचरों को थोड़ा डीमोटिवेट करता है। चीज़ों को थोड़ा समझिएगा, आप धीरे धीरे समझ ही जाएंगे। आप अभी अगर नहीं समझ पाते हो फिर भी आप बाद में समझ जाएंगे इन बातों को, लेकिन ज़रूर समझिएगा इन चीज़ों को। तो चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। किसी घन के प्रत्येक भुजा को, तो आप जानते हैं एक घन के बारे में, बहुत सही फिगर नहीं है पर जो भी है आप देख लीजिए। तो घन में सारे के जो साइड होते हैं ना, इन्हें एज कहा जाता है। ये सब इक्वल होते हैं। अगर एक ए है तो सबका लेंथ ए ही है, सबका लेंथ ए ही है। तो आप समझ सकते हैं इनका अच्छे से। तो घन में आप देख लीजिए, घन का किन किन चीज़ों में पूछा है, आयतन में और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो घन का आयतन होता है, घन का वॉल्यूम, क्यूब बोलते हैं इसे, क्यूब का वॉल्यूम। तो साइड जो आपको दिख रहा है उसका क्यूब। घन का वॉल्यूम तो बहुत सिंपल है, बचपन से पढ़ते आए होंगे, साइड का क्यूब। तो इसमें जरा देखिए तो साइड कितनी बार आया है, तो 3 बार आया है। और बहुत आसानी से सक्सेसिव परसेंटेज लगाया जा सकता है, और लगाएंगे हम लोग। और घन का क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, तो ज़रा देखिए तो एक मैं इसमें एक साइड स्क्वायर को निकाल रहा हूँ, ये वाले को बाहर निकाल के दिखा रहा हूँ ऐसे। तो इसमें ए है, तो ये तो बिल्कुल स्क्वायर जैसा काम करता है। तो एक स्क्वायर का एरिया हुआ ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, एक वर्ग का। और ऐसे ऐसे घन में कितने होते हैं, तो 1 पीछे 2 3 4 5 ऊपर 6 नीचे, तो ऐसे ऐसे 6 होते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर। और ज़रा देखिए तो परसेंटेज निकालने में क्या इस 6 की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं है। तो किसकी ज़रूरत है, a इंटू ए की, यानी 2 बार a की ज़रूरत है हमें, बस इतना ही ज़रूरत है। और अगर ऐसा ज़रूरत है तो हम सक्सेसिव परसेंटेज भी लगा सकते हैं। तो चलिए, किसी घन के प्रत्येक भुजा को 10% से बढ़ा दिया जाए। तो अगर 10% से बढ़ा दिया जाए तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया में कह रहा है कितने प्रतिशत का बढ़ोतरी होगा, चेंज होगा। तो देखिए तो टोटल सरफेस एरिया हम जानते हैं, एक सरफेस एरिया हुआ ए स्क्वायर, तो टोटल में 6 स्क्वायर होगा। लेकिन हम जानते हैं कि एक बार हम 6 स्क्वायर देखेंगे, फिर बढ़ा के भुजा का 6 स्क्वायर देखेंगे, और फिर देखना है, इसका मतलब 6 का तो कोई काम ही नहीं है। परसेंटेज चेंज देखने में 6 का कोई काम नहीं है। तो टोटल सरफेस एरिया देखने में हमें किसका काम है, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का, सॉरी ए स्क्वायर का, ए इंटू ए। और अगर ये 10% से बढ़ा है तो ये ए भी तो 10% से ही बढ़ा है। और हम जानते हैं कि जब ऐसे 2 बार बढ़े तो हम सक्सेसिव परसेंट बढ़ने वाले से कैसे लगाएंगे, 10 इंटू 10 बाई, और ये पूरा परसेंट। तो आप देखिए 10 20 और 1 21% से बढ़ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम कितने से बढ़ेगा, तो देखिए ये 10% से बढ़ा है, ये भी 10% से, सब साइड है, ये भी 10% से बढ़ा है।
तो अभी आपने देखा कि जब हम 2 बार लगाएंगे a इंटू ए बढ़ने वाला तो कितना होगा, तो इन दोनों से मिलके कितना हो जाएगा 21% से बढ़ जाएगा इन दोनों से, और एक और 10%, तो हम 21% और 10% का एक बार और लगा लेते हैं। तो इधर देख लीजिए 21 प्लस 10 प्लस 21 इंटू 10/100 इतना परसेंट है। और आप जानते हैं कि एक जीरो से एक जीरो खत्म, आई जीरो से 2.1 हो जाएगा। तो 21 और 10 31 और 31 और 2 33.1, तो 33.1% से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे सक्सेसिव परसेंटेज 10 10 10 का 3 बार कितना होता है, तो 33.1% से बढ़ जाएगा वॉल्यूम। अगर आप ऐसे नहीं लगाना चाहते हैं तो प्रत्येक भुजा को 10% से बढ़ा दिया गया। 10% का क्या मीनिंग होता है, 1, मतलब पहले अगर भुजा था 10 तो बाद में भुजा हो गया है 10 में 1 बढ़ा दिया गया 11। ठीक है। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया निकाल रहा हूं मैं घन का। कब, जब 10 था पहले, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a²। तो 6 इंटू a², 10 का स्क्वायर 100, तो ये हुआ 600। या आप ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू 10 गुने 10। और यहाँ पे जब बाद में 11 हो गया तो 6 इंटू 11 इंटू 11। तो आप देखिए ना 6 से 6 खत्म हो गया, तो ये हो गया 100 से 121। तो 100 से 121 हुआ है, कितना बड़ा हुआ है 21, कितने पे 100 पर, तो 100 पर कितना, तो 21%। 100 पे जितना बढ़ता है उतना ही परसेंट होता है। सक्सेसिव परसेंट से भी हमने यही निकाला था। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम तब जब 10 था, तो 10 गुने 10 गुने 10 1000 हुआ। और जब साइड हो गया 11, तो 11 इंटू 11 इंटू 11 इतना हो गया। तो देखिए कितना बढ़ा वॉल्यूम, 331 1000 पर, तो 100 पर कितना, तो इतना परसेंट से बढ़ा। ये तरीका भी अपना सकते हैं आप। कोई व्यक्ति वैल्यू मानने का काम कर सकता है, उससे भी बना सकता है वो चीज़ों को। कहेगा कि घन की प्रत्येक भुजा मान लेते हैं कि 1 है, और इसे 10% से बढ़ा देते हैं, इसे 10% से बढ़ा देते हैं। तो अगर 1 है तो 10% से बढ़ाएंगे तो 1 का 10% कितना होगा 0.1, और इतना से बढ़ाएंगे तो 1.1 हो जाएगा बाद में भुजा। पहले a था, बाद में ये हो गया, ये हुआ साइड। तो कह रहा है टोटल सरफेस एरिया TA से, तो 6 इंटू a², तो 6 इंटू 1 6। टोटल सरफेस एरिया जब ये है भुजा साइड, तो 6 इंटू इसका स्क्वायर, और इसका होता है 1.21 इसका स्क्वायर, 11 का स्क्वायर होता है 121, पॉइंट लगा देंगे 2 अंक इधर, तो 6 इंटू 121। तो देखिए अब 6 से 6 खत्म हो गया, कितना का बढ़ोतरी हुआ है 0.21 का, कितने पर 1 पर, तो 100 पर कितना। तो ज़रा देख लीजिए पॉइंट हो जाएगा, तो 21% आपको साफ दिख रहा होगा बढ़ोतरी। किसी भी तरीके से आप चीज़ों को बना सकते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, मैं सिर्फ या फिर बता ही देता हूँ। एक शंकु के ऊंचाई, तो शंकु का वॉल्यूम, तो शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या होता है 1/3 πr²h। जहाँ h क्या है तो मैं दिखा देता हूँ। h है ये वाला, ये, और ये है r, आधार की त्रिज्या, मतलब इसका आधार एक सर्कल होता है, तो उसी सर्कल की त्रिज्या r। अब कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ अ कोन, मतलब कोन के आयतन में कितना प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा। तो देखिए एक शंकु के ऊंचाई को 40% से बढ़ा दिया गया। ऊंचाई क्या, हाइट को,
हाइट को बढ़ाया गया 40% से, तो 40% सभी लोग जानते होंगे। तो मैं कहूँ कि पहले अगर हाइट था 5 तो बाद में बढ़ के हाइट हो गया है 2 से बढ़ा दिए 7 हो गया। त्रिज्या को 16 2/3% से कितना होता है 1/6 त्रिज्या को। तो मैं कहूँ कि पहले त्रिज्या था 6 तो उतना से घटा दिया गया, 6 में 1 घटा दिया गया, कर दिया गया है 5। तो ये पहले का हाइट, पहले का त्रिज्या, बढ़ाने के बाद हाइट, घटाने के बाद की त्रिज्या हो गया है। अब आइए, अब हम एक आयतन निकालेंगे इनका यूज करके, शुरू वाले का, इनका और इसका आर का, और एक आयतन निकालेंगे इससे और देखते हैं। तो देखिए हम आयतन निकाल रहे हैं पहले वाले से, तो 1/3 पाई आर, आर कितना है पहले वाला, पहले का वॉल्यूम और बाद का वॉल्यूम। तो पहले वाला आर कितना है तो 6, तो 6 2 बार 6 × 6 इंटू R² था H, H पहले वाला 5, तो ये हुआ हमारा। अब बाद वाला हम वॉल्यूम निकालना चाहते हैं 1/3 पाई बाद वाला R², तो बाद में हमारा R कितना हो गया 5, तो 5 × 5 इंटू H 7। तो देखिए, तो मैंने आपको बताया कई बार कि हमें देखना है इससे इसमें कितना चेंज आया। तो देखिए, तो आप जब इन दोनों को आप देखेंगे, मैं इसे यहाँ पे मिटा के और लिख रहा हूँ। देखिए 1/3 पाई 6 × 6 × 5, ये पहले वाला, ये बाद वाला वॉल्यूम। वॉल्यूम का फार्मूला तो जानते होंगे लोग, नहीं जानते हैं तो लिख लीजिएगा। तो देखिए, तो जब परसेंटेज चेंज देखेंगे तो आपको नहीं लग रहा है कि हमें इसका तो शुरू से ही ज़रूरत नहीं था, 1/3 पहले भी बाद में भी वही रहेगा, इसका तो ज़रूरत है ही नहीं, साथ ही साथ एक 5 की भी ज़रूरत नहीं है, हम इसको भी काट देंगे। ऐसा नहीं कि ये हमेशा कटेगा, ये यहाँ पे कट रहा है, लेकिन ये तो हमेशा कटेगा वॉल्यूम में। 1/3 और पाई का क्या ज़रूरत है, वॉल्यूम के फार्मूले में है ये, और इसका परसेंटेज चेंज निकालने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट है। देखिए 1/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आर 2 बार है, एच 1 बार है, इससे हम वॉल्यूम का परसेंटेज चेंज देख लेंगे सिर्फ, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो हम पहले ही काट देते। अब 5 भी यहाँ पे कट रहा है इसलिए इसको भी काट लेंगे, तो यहाँ पे आया 36 और यहाँ पे आया 35। तो देखिए, तो हमें लग रहा है कि वॉल्यूम कम हो रहा है 1 से, कितने पर 36 पर, तो 100 पर कितना, और ऐसे करके देख लेंगे कि कितना परसेंट है, तो घटेगा, हमारा आंसर क्या आएगा, घटेगा। अब इतने क्वेश्चन के माध्यम से हमने जितने भी कंसेप्ट पढ़े थे, सक्सेसिव परसेंटेज लगा लिया हमने, कैसे लगाया जाता है, एक फ्रैक्शन के रूप में, जब फ्रैक्शन वाला मैंने पार्ट कराया था तो उसमें आपको बताया था कि आप अच्छे से इसे कर कर के प्रैक्टिस और बहुत सारी चीज़ों को याद कर लीजिएगा। उसका भी मैंने बहुत सारा यूज़ करा दिया, बहुत सारी क्वेश्चंस आपको ऐसे दे दिया गया मेरे द्वारा कि जिसमें इन तरह के फ्रैक्शंस यूज हुए हैं। तो बहुत तरह के क्वेश्चन मैंने कराए आपको, ये 11 क्वेश्चन असल में 30 क्वेश्चन के बराबर थे, और आपको प्रैक्टिस करने आप चाहे किसी भी बुक से कीजिए। मैं कोशिश करूँगा जल्द ही 1-2 दिन के अंदर कि टेलीग्राम पे आपको क्वेश्चंस खुद ही भेजूँ, अरेंज करने में लगा हुआ हूँ। अगर संभव हो पाता है तो 1-2 दिन के अंदर ही आपको क्वेश्चन जाने लगेंगे। पर अभी आप जिस किसी भी किताब से आप बुक से पढ़ रहे हैं, आप ज़रूर पढ़िए और इन्हें समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए, बहुत लंबा क्लास हो गया है, बाद में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।